मैं तो उस समय जब पार्टीशन हुआ तब 47 में 6 बरस का था। तो पर जो भी मेरे को याद है और जो एक्सपीरियंस हुए मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा जो मैंने इतने सालों में मेरे दादाजी से सुना, तो वो भी आपको बतलाऊँगा कि क्या क्या सुना मैं। हम लोग वहाँ पे रहते थे, मोहता पैलेस करके एक मकान वहाँ बनाया था, तो उधर रहते थे, जो कि आज तो म्यूज़ियम बन गया है कराची में। सिंध गवर्नमेंट का म्यूज़ियम बन गया है। पर जब हम लोग वहाँ थे तब ऐसा बताते थे अपने दादाजी कि बहुत, मेरे को भी याद है वो पहले लाल पत्थर का बना हुआ था और उधर ही मेरा जन्म हुआ था, कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब आए और उन्होंने कहा कि शिवरतन जी, क्योंकि हम उनका आने का इतना मन नहीं था, बहुत स्टैब्लिश था काम, तो बोले कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप चले जाओ, तो क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सेफ्टी रहेगी इधर। तो ये एक हिंट ही था कि भाई कि आप निकल जाइए तो बेटर है। तो ये हिंट उन्होंने ले लिया। और मेरे जो दादाजी थे उनके बड़े भाई वो बीकानेर में रहते थे, राम गोपाल जी, सेठ राम गोपाल जी। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि शिवरतन, जब राजा ही ये बोलता है तो तुम निकल के तैयारी कर लो। तो इसके कारण हम लोग को एक आध महीने का वार्निंग मिल गई थी कि भाई निकलना तो है ही। तो दादाजी ने मेरे को और मेरी बहन दोनों को, मेरी मदर वो बम्बई की थी, वो रामेश्वर दास जी बिरला की डॉटर थी, तो बोले इनको तो लेके तुम यहाँ से जाओ। पार्टीशन के मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम तीनों को तो उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। पर हलचल वहाँ मच गई थी काफ़ी और मारधाड़ भी शुरू हो गई थी। तो उसके अंदर जो हमारे वहाँ पे मुलाजिम थे बहुत सारे, काम बहुत बड़ा था उधर। वो एक वहाँ पे मोहता क्लॉथ मार्केट भी बनाया था, जिसके एक हमारी एनिवर्सरी हुई थी इधर, 50th एनिवर्सरी भी वहाँ हुई थी 45 में। तो दादाजी ये चाहते थे कि भाई जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं और जो जाना चाहते हैं उनको सबों को मैं भेज के ही यहाँ से निकलूँगा, उनको यहाँ पे छोड़ के कि हम तो आराम से आ जाएं और वो रह जाएं उधर, वो नहीं। तो कुछ तो प्लेन चार्टर किए, उस समय प्लेन बहुत कमती थे, पर चार्टर किए और एक शिप चार्टर करी। तो प्लेन के अंदर तो जितने औरतें और बच्चे थे उनको यहाँ पे भेज दिया। अब वहाँ पर जो सुनाते हैं वहाँ के जो मैनेजर और जो थे हमारे, कि उनके मोहल्ले में जो झगड़े वगड़े हुए, तो उसमें से एक मैनेजर तो 3 दिन नाली के अंदर रहा। मतलब उसको मार दिया गया? नहीं, मारा नहीं, वो बच गया। हाँ, पर 3 दिन नाली के अंदर छिपा रहा। फिर एक शिप चार्टर करी, तो उसके अंदर करीब 350-400 का जो स्टाफ था, मोस्ट ऑफ इट तो आ गए, पर जो काफ़ी मुसलमान भी थे तो वो वहीं रह गए। और जो मुलाजिम वहाँ के थे, हाँ, उसमें हिंदू की संख्या ज़्यादा थी या मुसलमानों की? नहीं, हिंदुओं की ज़्यादा थी। और वहाँ का जो कराची का, उसमें काफ़ी सिंधी थे। हाँ, और मारवाड़ी थे, क्योंकि ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पे वो सिंधी और मारवाड़ियों की थी। उस वक्त कराची में जो डेमोग्राफी रहती है, हाँ, वो किस तरीके की थी? मतलब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके रहते थे या अलग अलग मोहल्ले रहते थे?
इतना मैं नहीं बता सकूंगा, पर जो एरिया थी, जैसे इस बुक के अंदर है, तो ये जब दादाजी ने जब काम स्टैब्लिश किया तो जो शहर था वो बोले बहुत घुटा हुआ है, इसलिए उन्होंने बाहर जगह ली, बाहर जगह लेके किया। पर वहाँ पे डिवाइडेड थे, हिंदू मुसलमान भी काफ़ी मोहल्ले थे जो डिवाइडेड थे। जो रईस लोग थे, कॉस्मोपॉलिटन थे, वो तो मिक्स्ड थे, उनमें तो कोई डिवीज़न नहीं था। हम लोगों का जो घर था उधर वो क्लिफ्टन में था, वो बनाया था उधर मोहता पैलेस करके, जो आज भी गूगल के अंदर आप देखेंगे तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी सारी। और जो ये मार्केट बनाई थी उसके अंदर मुसलमान भी थे और ये सिंधी लोग भी थे। वो रेंटेड थे, वो जो हम लोगों ने रेंट पे दी थी, क्लॉथ मार्केट। और वो क्लॉथ मार्केट के अंदर से जितने अप्रूट हुए जो सिंधी भाई लोग जो आना चाहे इधर बम्बई, वो काफ़ी जन बम्बई आए। तो बम्बई में उनके पास कोई काम था नहीं, तो फिर आने के 1950 के अंदर वो सब, क्योंकि 1950 तक हम लोग काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए थे और उसके अंदर काफ़ी बड़ा हाथ था। यहाँ पे थे एक फैमिली धर्म सिंह खटाऊ, ACC सीमेंट जो इनकी फैक्ट्री थी वो, और टाटा, क्योंकि उनकी वहाँ पे हमारे पास बड़ी एजेंसी थी लोहे की और सीमेंट की। तो जो बिजनेस का बिहेवियर था वो देख के उन्होंने कहा, सेठ जी बोलते थे उनको कि आपको जहाँ जहाँ की एजेंसी चाहिए और जो जो चाहिए आप बता दीजिए। तो उन्होंने इधर हम लोग को लोहे की एजेंसी दी टाटा ने, कलकत्ता, बॉम्बे और कानपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और लुधियाना। फिर और भी कोई चाहिए तो काफ़ी हो गया था, इतना एस्टेब्लिशमेंट था नहीं, तो वो एजेंसी ली और सीमेंट की भी उससे काफ़ी काम इस्टेब्लिश हुआ। और एक फैक्ट्री पहले लगाने लग गए थे इधर ही, वनस्पति घी की, इंदौर में, पर वो चालू नहीं हुई थी उस समय। तो वो भी पैसे खा रही थी, वहाँ तो कमाई थी तो उसके पैसे आते थे। फिर यहाँ आकर थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, चालू होने में भी लेट हो गई इंदौर में, फिर अल्टीमेटली वो भी चालू हुई इधर। फिर यहाँ आके उन्होंने धीरे धीरे इनकी हेल्प से लोहे के कारखाने लगाए, कल्याण में लगाया और एक फिर बाद में खपोली में लगाया। और सब में बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जब वो आए सब सिंधी सेठ जी के पास, कहा कि हमारे को यहाँ पे कोई दुकान चाहिए, मार्केट बनाइए। तो यहाँ पे एक मोहता मार्केट बनाया क्रॉफर्ड मार्केट के पीछे, तो वहाँ पे करीब 100 दुकानें बनाई नीचे, वो उनको सबों को भाड़े में दी। तो फिर वो क्लॉथ मार्केट की तरह काफ़ी फेमस हो गया। अब तो खैर बहुत बन गए तो इतना नहीं है, पर उन दिनों में अगर मोहता क्लॉथ मार्केट किसी को भी पूछो तो यहाँ पे सब मालूम था। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके सब स्टैब्लिश हो गए आगे। पर आप ये देखो कि जब आए और इतने बड़े पैलेस में रहते थे, तो यहाँ आके 3 कमरे का फ्लैट मिला, क्योंकि बहुत रेफ्यूजीज आ गए थे तो फ्लैट्स की शॉर्टेज हो गई थी, इतनी तो थी नहीं इधर। उस समय हाई राइज बिल्डिंग ही कितनी थी, बहुत कम थी। तो उसमें उन्होंने स्टाफ वालों को भी रखा, खुद भी रहे, 2 बाथरूम थे खाली, और जिसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है 60 या 70 जन रहे हम लोग, करीब 15 दिन 1 महीना। जैसे जैसे फिर काम बढ़ाया, उनको इस्टेब्लिश किया, जगह दी रहने की। और उसी तरह दिल्ली के अंदर ओडियन सिनेमा के सामने 3rd फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम 3 कमरे का एक फ्लैट था, उसमें रहे। 1952 के अंदर एक गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई थी जिसके अंदर प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दें, मतलब यहाँ के मुसलमान प्रॉपर्टी हमको दे दें और वहाँ जाके वो जो डिस्प्ले जो भी करना चाहे, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं थी,
तो अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर सकते थे। तो उसके अंदर स्कीम में दिल्ली में काफ़ी प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी मुसलमान छोड़ के गए, तो उधर हम लोगों को मिली प्रॉपर्टी दिल्ली में एक्सचेंज में। पर यहाँ पे बात चली, उस समय जिन्ना जी मर गए थे और उनकी बहन थी फातिमा जिन्ना, वो उधर रहती थी मोहता पैलेस में। तो उन्होंने कहा कि ये पैलेस मेरे नाम कर दो, और यहाँ पे जिन्ना पैलेस था, बोले वो तुम ले लो। तो उसकी वो एक्सचेंज की फ़ाइल चली सब इधर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मेरे को याद नहीं है, शायद खरे थे या बीजी खेड़ थे, ऐसे ही नाम था। उन्होंने तो अप्रूव कर दिया, पर वो बोले कि क्योंकि जिन्ना का नाम है इसमें, तो मैं ये फाइल भेजूंगा नेहरू जी के पास। अब बोलते ये हैं, अब कहाँ तक है क्या नहीं मालूम, पर जो सुनने में आया ग्रैंडफादर औरों से ही, नेहरू जी ने क्या किया, पर उन्होंने ये प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया, सेइंग कि भाई ये किसी कॉमनर को नहीं दूंगा, जिन्ना की प्रॉपर्टी है, सो आई विल नॉट गिव इट टू एनी कॉमनर। तो वो अभी तक गवर्नमेंट के पास ही पड़ी है। वही जिसके केस बीच में चला था, ये वाडिया। हाँ, ये वाडिया क्लेम कर रहा था। हाँ, जो वाडिया क्लेम कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए। अभी तो खैर वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी करके गवर्नमेंट के पास ही है। और आपकी वहाँ की कराची की प्रॉपर्टी को वो उन लोगों ने म्यूज़ियम बना दी। अच्छा। तो मैं तो कभी मिले थे मेघवाल जी औरों को, बोला मैं कहा इसको भी आप लोग म्यूज़ियम बना दो पार्टीशन का, कि क्या हुआ पार्टीशन में, क्या नहीं हुआ। यहाँ भी लोगों को मालूम पड़े, फोटोएं लगा दीजिए। फोटोएं तो होएगी गवर्नमेंट के पास, क्या है क्या नहीं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स कितने आए थे वापस? शुरू में तो हम 3 ही आए, मैं और मेरी बहन और माँ। उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर सब आ गए। वो मतलब कोई भी वहाँ पे रहा नहीं, अटका नहीं। हमारे फैमिली मेंबर भी और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर भी। पर हम लोग की फैमिली ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी थी नहीं। मेरे फादर थे और उनके एक ब्रदर थे वो, और उनके कोई बच्चा था नहीं, तो हम 2 थे, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर के बड़े भाई इधर ही बीकानेर में रहते थे, वो काम रिटायर हो गए थे। और जो एक और भाई थे वो अहमदाबाद में थे, एक टेक्सटाइल मिल थी भारत सूर्योदय उधर, तो वो कराची में नहीं थी। और एक्सटेंडेड फैमिली थी वो ज़्यादा फिर सारी कलकत्ते चली गई। वो लोग कलकत्ते में सब लोग सेफली आ गए यहाँ पे? सेफली आ गए। वो तो जो वो पर कुछ जो मैनेजर्स अप कंट्री में अटक गए थे, वो फिर बहुत मुश्किल से आए। कोशिश तो करी पर बहुत बचते बचाते आए। पर ऐसे 5-7 जन ही रह गए थे जो आना चाहते थे, पर जिनको नहीं हेल्प कर सके। वो उनके जो कहानी सुने तो बहुत दर्दनाक ही थी। वो अटक गए वहाँ पे? नहीं, आ तो गए, आ गए वो। फेस करना पड़ा? हाँ, उनको फेस करना पड़ा, पर फिर उनको हम लोग ने यहाँ पे मैनेजर रख लिया था, क्योंकि एजेंसियाँ मिल गई थी इतनी जगह की, तो आदमियों की तो ज़रूरत थी हम लोग को भी। हम लोग ये नए थे, तो जब पुराने आदमी थे उनको भी उन्हीं को इस्टेब्लिश किया है। ओके। यहाँ आने के बाद हाँ आप वहाँ से अप्रूव होकर आ गए, हाँ वहाँ का सब छोड़ना पड़ा। तो यहाँ से आपको, जैसे आपने बताया कि टाटा और इन्होंने एसएससी ने मदद की, लेकिन हाँ। फिर भी आपको स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ी। सब स्क्रैच से, सब स्क्रैच से। तो वो आपका अनुभव कैसे रहा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको मदद की, क्या समाज ने मदद की, या फिर आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो मेरे ख्याल से उस समय कोई कन्फ्यूजन ही था, तो कोई मदद नहीं थी। और समाज से भी आप समझ लो कि एक ये थी कि उस समय सब चीज़ों की शॉर्टेज थी। सीमेंट की भी शॉर्टेज थी, लोहे की भी शॉर्टेज थी। तो इतना मतलब, और काफ़ी जन वहाँ से अप्रूव होके बम्बई में काफ़ी पंजाबी और ये काफ़ी सेटल हो गए थे बिजनेसमैन। तो वो
आपस में ही मिल मिला के इस्टेब्लिश हो गए। ऐसे आप ये समझिए कि जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने कोई हेल्प किया, वैसा कुछ नहीं। ऐसे नहीं। ऐसा मेरे दिमाग में तो मतलब आई डोंट नो। वहाँ पे आपका कुछ आरएसएस से संबंध रहा है? नहीं, वहाँ पे तो आरएसएस से नहीं रहा, पर यहाँ आके उस समय मेरे फादर गांधीयन बन गए थे। अच्छा। तो वो खद्दड़ी पहनते थे और वो सब करते थे, पर 1952 में फिर उन्होंने देखा ये सब हालत आके तो छोड़ दिया सब, और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए थे। फिर फादर विश्व हिंदू परिषद से कंटिन्यूसली जुड़े रहे, और आसाम में भी हम लोगों ने लड़कियों का छात्र बनाया, जैसे जैसे कहा। फिर मतलब विश्व हिंदू परिषद के साथ काफ़ी काम किया, और अशोक सिंघल जी से बहुत अच्छी जान पहचान थी। बलराज जी मधोक थे उस समय जनसंघ के, उनसे थी, और वो सब आते रहते थे मिलने के लिए, तो वो तो मेरे को याद है। और फिर जब वो पुराने लोग निकल गए तो अब इतना विश्व हिंदू परिषद से भी संबंध इतना अभी पिछले 8-10 सालों से नहीं। फिर से कराची की ओर जाएंगे। आपने क्या क्या ऐसी कहानियां सुनी है जो दर्दनाक है और आज की पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए? अब जो सुनने में आया, जो बताया है इन्होंने, उसके अंदर वहाँ से जो रेल भर के आई, उसके अंदर अब मतलब हम लोग के तो आदमी तो आ गए, पर उनके भी तो दोस्त बहुत सारे थे। तो वो लोग जो सुनाते हैं कि कितनों का तो मैसेकर ही हो गया, मैसेकर ही हो गया आने में, पहुँच ही नहीं पाए बेचारे। ट्रेन में बैठे उधर किसी तरह से, पर फिर यहाँ पहुँच ही नहीं पाए वो। मतलब ट्रेन में ही मार दिए गए? रास्ते में ही मार दिए गए, सब ख़त्म ही कर दिया। मतलब वो हिंदुस्तान के जो भी बॉर्डर होगी उस समय वो क्रॉस कर ही नहीं पाए। रेल की लाश ही आई फिर काफ़ी। और यहाँ से मेरे को पता नहीं कितने जन गए, पर लगता नहीं कि अपने यहाँ से कोई ज़्यादा एग्जोडस हुआ है जो ये। और कराची औरों में तो इतनी मारदार नहीं हुई, पर पंजाब की तरफ ज़्यादा चक्कर। ये मैंने ये सुना है कि कराची में बहुत से मराठी व्यापारी भी रहते थे। क्या ऐसे आपने कोई संबंध में आपके रहे हैं? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, पर रहते होंगे, क्योंकि बम्बई के साथ कराची का संबंध बहुत था। हाँ, बम्बई के साथ व्यापारिक संबंध भी था, और ये भी काफ़ी था। कराची से यहाँ आए आप लोग, वो सब वहाँ की मारधाड़, बोले आप तब छोटे थे। हाँ। पार्टीशन की एक बहुत बड़ी जख्म है। उस समय आपको यहाँ आना पड़ा, सब छोड़ के आना पड़ा, स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ी, और फिर भी आपने जैसे बताया कि समाज से या एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिली। नहीं, तो मेरे जहन में नहीं बात है कि मिली। ऐसे समय में हाँ। आपके कम्युनिटी के मन में भारत के समाज के प्रति या भारत के प्रति क्या भावनाएं रही होगी? नहीं, उसके अंदर ये था कि जो ज़्यादा जो ड्राइविंग फोर्स है वो मेरे दादाजी थे, क्योंकि वही थे। बाकी तो सब पिताजी और तो सब 25 वर्ष के 28 वर्ष के ऐसे ही थे। तो उन्होंने कभी ये मन के अंदर ऐसा पाला नहीं, और बोला जो भी बनाना है अपने को ही बनाना है, किसी के ऊपर अपने को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो न तो कोई हेल्प मांगी ऐसे, और न ये किया। पर इतने सारे लोग आए थे वहाँ से पार्टीशन से जो जान पहचान के थे, तो आपस में मिलजुल के लोगों ने किया, आपस में हर एक ने हेल्प किया। मतलब वहाँ से आए हुए लोगों ने ही आपस में मिलजुल करके किया। आज की पीढ़ी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पार्टीशन के बारे में एक्सपीरियंस, उससे क्या सीखना चाहिए?
इस तरह का मेरे ख्याल से कोई माहौल वापस बन तो नहीं सकता कि पार्टीशन फिर से हो, पर इसके अंदर जैसे आपने कहा कि समाज को और गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की ज़्यादा, कि वही इस तरह से अप्रूट हो गए समाज, मतलब एट लार्ज, ये नहीं कि मारवाड़ी खाली मारवाड़ी कोई करे या किसी को, पर समाज शुड भी कि सब हैं उसमें, सारे ही आ गए जो यहाँ के लोग रहते हैं, सारे हिंदू लोग आ गए, या जो फॉर दैट पर्पज़ जितने जन यहाँ पे हैं, तो उन सबों को मिल के हेल्प करना चाहिए कि करें, और होगा मेरे ख्याल से ऐसे कम्युनिटी दिया भी होगा, खाना भी लोगों ने दिया होगा, ये किया होगा, पर मेरे को उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आया है रेफ्यूजीज़ का और इसका, तो बम्बई के अंदर जो आए हैं वो ज़्यादा सिंधी आए हैं, और सिंधी खुद बहुत मेहनती थे, जिन्होंने खुद ने ज़्यादा नौकरी नहीं करी पर खुद ने अपना वापस काम कारोबार किया। जैसे उल्लासनगर के अंदर इतने सिंधी, तो हम लोगों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई, क्योंकि इतने सिंधी थे और जान पहचान के थे, वो पहले उल्लासनगर में ही लगाई। तो उल्लासनगर की तो जान पहचान यही है कि कुछ भी वहाँ बन सकता है। हाँ, वो उस समय तो इतनी नहीं थी, आज के दिन कुछ भी बन सकता है उधर। तो और उल्लासनगर बेसिकली आज आप जाओ तो सिंधी हैं, सब सिंधी लोग हैं। अगर आपको चांस मिले कर फिर से भारत पाकिस्तान एक हो जाए, या जैसे हम बोलते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, तो क्या आप वापस कराची जाना चाहेंगे? क्या कैसी भावना रहेगी आपकी? एक बार तो जरूर जाके देखना चाहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बीच में कोशिश भी करी थी, मेरे को वीज़ा भी मिला 2 बार, पर हर बार कुछ, एक बार तो वो कारगिल की लड़ाई हो गई और एक बार और कुछ हो गया था, तो दोनों बार कैंसिल हो गया, क्योंकि एक बार जाके देखने का ज़रूर मन है। और फिर मैं बीच में इन सालों में 4 साल 5 साल दुबई भी रहा। अभी मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले मैं 5 साल दुबई में था, तो वहाँ पे काफ़ी मिलते थे कराची के लोग, और जिनसे कोई मैं अपना नाम बताता तो वो पूछते ही थे कि आप जो कराची का है, लाहौर वाहौर तो नहीं जानते थे, तो जब मैं अपना नाम बताता तो वो बेचारे खड़े हो जाते, बोले आप क्यों नहीं आते, आप आइए उधर। मैंने कहा भैया डर लगता है हमको आने में कुछ। वो बोला नहीं, हम आपकी सब व्यवस्था कर देंगे, आप आओ तो आओ तो सही, आप लोगों का बहुत नाम है उधर अभी भी। तो फिर कभी कुछ मौका पड़ा ही नहीं जाने का। पार्टीशन के कारण आप लोग यहाँ चले आए। अब जैसे भारत के इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो रहे हैं, सेम पाकिस्तान की उनके भी हो रहे हैं, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान में शायद कुछ है ही नहीं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सिंधी कम्युनिटी वहाँ पे थी या हिंदू कम्युनिटी थी, वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा, व्यापार में और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा उनका प्रभाव था, तो वो चले आने के कारण वहाँ पे कुछ नहीं बना आगे जाके? जब हम लोग आए उस समय वहाँ पे इतना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, पर ट्रेडिंग बहुत थी, ट्रेडिंग के अंदर बहुत थी, और ट्रेडिंग के अंदर सिंधी बहुत होशियार है, ये तो कहीं है ही नहीं इसमें जो बोल। तो वो जब आए वहाँ से तब ट्रेडिंग और तो कमती हो ही गई होगी, पर आने के बाद फिर मेरे ख्याल से शुरू के 15-20 साल तो अपन लोगों से पाकिस्तान आगे रहा, क्योंकि एग्रीकल्चरली पाकिस्तान बहुत आगे था, क्योंकि ज़मीन सब उपजाऊ है, पानी की कमी थी नहीं, नदियाँ इतनी थी वहाँ पे। अब आप अपना भी जैसे पंजाब सब में ज़्यादा उपजाऊ है। तो और 15-20 साल बाद में ऐसे क्या हुआ कि पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? वो तो पक्की बात है कि वहाँ के लोगों ने काम नहीं किया, और कुछ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी गलती है, पॉलिसीज़ की गलती है। और अपने यहाँ भी आप देखिए ना, जब तक पॉलिसी रही कि हर एक चीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, जब तक अपना भी प्रोग्रेस क्या हुई थी। सही बात है।
मेरे को ये मालूम है कि अगर अपने इधर मोटरों की आपको मालूम है कि वेट लिस्ट 8 साल थी, 10 साल थी। अगर वो आदमी का 3,000 का लाइसेंस है और वो 4,000 बना दे तो गवर्नमेंट का पहले कोई या क्वेश्चन आ जाता है कि 4,000 बनाई कैसे तुमने जब तुमको 3,000 की परमिशन है। तो हर एक चीज़ के ऊपर लाइसेंस रास्ता कि जितना हम तुमको बोलेंगे उतना ही तुम बना सकते हो। तो उसके कारण अपने यहाँ भी इतनी प्रोग्रेस कहाँ हुई। हर एक चीज़ में आप स्टील में ब्लैक मार्केट था, लोहे सीमेंट में ब्लैक मार्केट था, हर एक चीज़ में ये था। तो पॉलिसीज़ तो शुरू में जब अपन लोगों ने भी बनाई थी समाजवादी पॉलिसीज, वो उसके कारण प्रोग्रेस, और नहीं तो आज कितनी प्रोग्रेस हो गई होती। बिरला जी ने कोशिश करी थी कि हम स्टील प्लांट लगा दें, पर मना किया नहीं, स्टील प्लांट खाली पब्लिक सेक्टर में लगेगा। फिर से रिफ्यूजीज की तरफ आते हैं। आप सिंधी कम्युनिटी वहाँ पे दंगों का सामना करके भारत में आए। भारत में भी अनेकों दंगे हुए। 75 साल। नहीं, इधर भिंडी बाज़ार में हुआ मैसेकर हमारे आने के बाद। अच्छा। हाँ, नल बाज़ार में, भिंडी बाज़ार में, क्योंकि हम लोग तो जल्दी आ गए थे ना, तो रोज़ सुनते थे। और उस समय क्या था कि सरदार जी बन गए थे होम मिनिस्टर, और सरदार जी का बिरला जी से संबंध बहुत अच्छा था। तो बम्बई आते थे तो बिरला उसमें ही रहते थे। और क्योंकि मेरे नाना थे तो मैं भी जाता था वहाँ पे, रेगुलर जाता था। और उस समय हमारा शुरू में आए थे तो वही एक रिश्तेदारी थी ज़्यादा, तो मैं भी जाता था। तो सरदार जी के साथ हम लोग काफ़ी खेलते भी थे। उनको वो लॉरेल हार्डी की और ये फिल्म और देखने का भी बहुत शौक़ था, तो हम लोग भी बैठ के देखते रहते थे। तो अगर वो रहते तो शायद मतलब और थोड़े दिन कंटिन्यू करते तो शायद पिक्चर बदल जाती है हिंदुस्तान। ये जब आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के दंगों का आपके कम्युनिटी को सामना करना पड़ा था बाद में? तुरंत बाद में नहीं, लेकिन बाद में जो भी दंगे हुए, हाँ, या फिर उस दंगों से कुछ सीखते हुए आपकी कम्युनिटी वहाँ उस यहाँ के दंगों से कैसे बची? यहाँ के जो दंगे हुए वो मोस्टली भिंडी बाज़ार और किस साइड में हुए, नल बाज़ार में, मुस्लिम एरिया में हुए, दूसरी जगह नहीं हुए। तो उसमें इतना इफ़ेक्ट नहीं आया हम लोग।